मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाज़ार में क्या चल रहा है, मुझे कल सुबह 10 बजे तक वो सारे शेयर्स अपनी टेबल पर चाहिए, वरना आप सब अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अयांश सिंघानिया ने फ़ोन को इतनी ज़ोर से मेज़ पर पटका कि सामने खड़ा मैनेजर खौफ से काँप उठा। अयांश सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस और बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था। वह जितना अपने काम में माहिर था उतना ही सख्त और गुस्सैल। अपनी निजी जिंदगी में उसकी रौबीली शख्सियत और बर्फ जैसी ठंडी आंखों के सामने कोई टिक नहीं पाता था। इकलौता बेटा होने के कारण वह शुरू से ही जिद्दी था और अब कामयाबी ने उसे और भी कठोर बना दिया था। मुंबई के सबसे आलीशान इलाके में स्थित सिंघानिया विला किसी किले से कम नहीं था। यहाँ दो परिवार साथ रहते थे, एक अयांश के माता पिता विक्रम सिंघानिया और सुमित्रा देवी और दूसरा उसके चाचा राजेंद्र सिंघानिया और उनकी पत्नी। राजेंद्र सिंघानिया की एक ही बेटी थी अवनी, जो अयांश से कुछ साल छोटी थी। अयांश उसे हमेशा अपनी छोटी बहन मानता आया था और अवनी ने उसे सगे भाई से बढ़कर सम्मान दिया था। लेकिन घर के बड़ों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह इस रिश्ते को पारिवारिक विरासत के बंधन में बदलना चाहते थे। ड्राइंग रूम में चाय का दौर चल रहा था जब सुमित्रा देवी ने अपनी जेठानी साधना से बात छेड़ी। साधना दीदी, बच्चे अब समझदार हो गए हैं। अवनी भी पढ़ लिख कर बड़ी हो गई है और अयांश ने भी पूरा कारोबार संभाल लिया है। मेरा मन है कि अब इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाए। साधना देवी ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। सुमित्रा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। अयांश जैसा दामाद मिलना तो सौभाग्य की बात है। बस एक बार बच्चों से रस्मी तौर पर पूछ लेंगे। वैसे हमें पता है वे मना नहीं करेंगे। उधर अवनी घबराई हुई अयांश के स्टडी रूम में दाखिल हुई। अयांश अपना लैपटॉप पर कुछ जरूरी फाइल्स देख रहा था। उसे परेशान देखकर अयांश ने सिर उठाया। क्या हुआ अवनी? तुम इतनी बेचैन क्यों हो? अवनी ने कांपती आवाज में कहा। अयांश भाई, मम्मी और चाची हमारी शादी की बात कर रही हैं। प्लीज आप कुछ कीजिए। आप उन्हें मना कर दीजिए। मैं आपको सिर्फ अपना भाई मानती हूँ। अयांश ने शांति से लैपटॉप बंद किया। शांत हो जाओ। तुम जानती हो कि मैं भी तुम्हें अपनी बहन ही मानता हूँ। मैं खुद माँ से इस बारे में बात करूंगा। तुम जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अवनी ने राहत की सांस ली और बाहर निकल गई। आयांश फिर से सोच में डूब गया। वो जानता था कि उसकी माँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। इन्हीं दिनों उनकी बुआ की बेटे की शादी तय हो गई। पूरा परिवार जयपुर में होने वाली इस शानदार शादी के लिए आमंत्रित था। घर में तैयारियों का शोर शुरू हो गया। सुमित्रा देवी ने अयांश के कमरे में आकर कहा, अयांश बेटा, तुम भी पैकिंग कर लो। आखिर तुम्हारे भाई की शादी है। अयांश ने अपने हमेशा वाले रूखे लहजे में जवाब दिया, माँ आप सब जाइए, मेरे पास इन बेकार के कामों के लिए वक्त नहीं है। मेरी कुछ बहुत जरूरी मीटिंग्स हैं। सुमित्रा देवी ने नाराजगी जताई। हर वक्त काम काम, कभी परिवार के लिए भी वक्त निकाल लिया करो। लेकिन वह जानती थी कि अयांश को मनाना पत्थर पर लकीर खींचने जैसा है। अगले दिन अयांश को छोड़कर पूरा परिवार जयपुर के लिए रवाना हो गया। अयांश ने सुकून की सांस ली कि कम से कम एक हफ्ते तक वह घर के ड्रामों और शादी की बातों से दूर रहेगा। वह पूरे विला में अकेला था और यह शांति उसे बेहद पसंद थी। वह अपने काम में डूबा हुआ ही था कि अगले ही दिन विला की डोरबेल की आवाज ने अयांश का ध्यान भटका दिया। उसने गुस्से में मॉनिटर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा, पर वहां कोई नजर नहीं आया। झल्लाहट में वह खुद दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक बड़ी सी ट्रॉली के पीछे छिपी एक लड़की उसे देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। अयांश ने अपनी गहरी और सर्द आंखों से उसे घूरा। जी, किससे मिलना है? उसने रूखेपन से पूछा। लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई और नाक सिकोड़कर बोली, कमाल है, एक तो मैं इतनी दूर से आई हूँ और ऊपर से ये अकड़ू सिंघानिया मेरा स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उसने अपना बैग कंधे से उतारा और कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मैं ईशानी हूँ, आपके दूर के रिश्तेदारी में बुआ की बेटी। दिल्ली से आई हूँ। अयांश के माथे पर बल और गहरे हो गए। अंदर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। ईशानी,
जो अपनी मामी सुमित्रा जी से मिलने के लिए बेहद उत्साहित थी, ये सुनकर ठंडी पड़ गई। कोई नहीं है, मामी कहाँ है? सब जयपुर एक शादी में गए हैं, 1 हफ्ते बाद लौटेंगे। आयांश ने बेहद लापरवाही से कहा और वापस लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। ईशानी ने अपना भारी बैग वहीं फर्श पर पटका। ये क्या बदतमीजी है, हद हो गई। ये तो सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे। दरअसल ईशानी अपनी माँ के कहने पर यहाँ आई थी। वह बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट थी और उसे अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए किसी बड़े बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू और उन पर रिसर्च करनी थी। उसकी माँ ने उसे मुंबई भेज दिया था ताकि वह अपने भाई अयांश की मदद से अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सके। ईशानी को क्या पता था कि जिस कजिन से वह बचपन में कभी कभार मिली थी, वह आज इतना घमंडी और सख्त मिजाज बिजनेस आइकन अयान सिंघानिया बन चुका है। अब वह उसके लिए जैसे आलीशान विला में उस बर्फ के गोले के साथ अकेली फंस गई थी। उसने देखा अयांश फिर से अपने लैपटॉप में खो गया है, जैसे ईशानी वहां हो ही ना। ईशानी ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, 1 हफ्ता इस पत्थर के इंसान के साथ मैं कहाँ फंसी। उसने फौरन अपनी माँ को फोन लगाया। हेलो मम्मा, आपने मुझे कहाँ भेज दिया? यहाँ मामी लोग तो हैं ही नहीं, बस आपका वो लाडला आयांश है, जो इतना सड़ा हुआ है कि स्वागत करना तो दूर, पानी तक नहीं पूछा। आयांश ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना सर्द आवाज में टोका, किचन उस तरफ है, जाकर खुद पानी ले लो। और अगर मेरी बुराई ही करनी है, तो जरा धीरे बोलो, मेरी मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है। ईशानी ने शर्मिंदगी से झट से फोन काट दिया। यह आदमी था या कोई आफत। उसे मुंबई आए 2 दिन बीत चुके थे। वह उस बड़े से गेस्ट रूम में कैद होकर रह गई थी। अयांश सुबह सवेरे ऑफिस निकल जाता और देर रात वापस आता। वह पूरे घर में बोर होती रहती। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और एक रात जब अयांश थका हारा वापस आया तो ईशानी ने उसका रास्ता रोका। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अयांश ने उसे फिर से पैर तक देखा। कहो। वो दरअसल मैं यहाँ अपनी पढ़ाई के सिलसिले में आई हूँ। मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सफल बिजनेसमैन पर रिसर्च करनी है। मम्मा ने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। आयांश ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर सपाट लहजे में कहा, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। तुम कोई और बिजनेसमैन ढूंढ लो। यह कहकर वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ईशानी का गुस्से से बुरा हाल हो गया। कितना घमंडी इंसान है, मैं भी ईशानी हूँ। अपना काम निकलवाना मुझे भी आता है। अब देखती हूँ तुम मेरी मदद कैसे नहीं करते। उसने वहीं खड़े खड़े एक नई योजना बना ली थी। अगर उंगली सीधी रखने से घी नहीं निकलेगा तो उसे टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सिंघानिया खुद को समझते क्या है। वह उनकी सारी अकड़ निकाल कर रहेगी। प्रोजेक्ट तो वह उन्हीं पर लिखेगी, चाहे अब उसे जासूसी ही क्यों न करनी पड़े। अगले 2 दिन उसने अयांश के रूटीन पर नजर रखी। वह सुबह 6 बजे जिम जाता, 8 बजे नाश्ता करता, 9 बजे ऑफिस निकलता और रात को देर से लौटता। घर पर भी वह ज्यादातर फोन या लैपटॉप पर बिजी रहता या फिर विला के पिछले हिस्से में बने अपने प्राइवेट कैबिन स्टडी रूम में बंद हो जाता। ईशानी ने गौर किया कि वह उस स्टडी रूम को हमेशा लॉक करके रखता था। उस कमरे में जरूर कोई राज है। उसने ठान लिया कि वह वहां जाकर रहेगी। उसे मौका तब मिला जब एक दिन अयांश ऑफिस से जल्दी लौट आया। वह फोन पर किसी से बहुत गुस्से में बात कर रहा था और तेजी से अपना स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। ईशानी ने देखा कि गुस्से और जल्दबाजी में वह दरवाजा लॉक करना भूल गया। ईशानी का दिल धक धक करने लगा। यही मौका था। वह दबे पांव उसके पीछे गई और जैसे ही वह अंदर घुसा, ईशानी दरवाजे की ओट में छिपकर अंदर का नजारा देखने लगी। अयांश के केबिन का दरवाजा हल्का सा खुला रह गया था। ईशानी वहीं रुक गई और सांस रोककर अंदर झांकने लगी। अयांश अपनी बड़ी सी रिवॉल्वर चेयर पर लिए बैठा था और फोन पर किसी को बुरी तरह फटकार रहा था। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे आज शाम तक वो ओरिजिनल फाइल चाहिए, वरना इसके अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। उसने फोन काटा और हताशा में अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ पलों बाद वह उठा और केबिन से सटे हुए बाथरूम में चला गया। जैसे ही नल चलने की आवाज आई, ईशानी समझ गई कि अयांश शावर लेने गया है। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और बिल्ली की तरह
दबे पाँव कमरे के अंदर दाखिल हो गई। कमरा बहुत बड़ा और आलीशान था। एक दीवार पर बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, दूसरी तरफ किताबों की कतारें थी और बीचों बीच उसकी भारी भरकम मेज। ईशानी को किताबों से कोई लेना देना नहीं था। उसका निशाना वो मेज थी। वह तेजी से वहां पहुंची, लेकिन वहां कुछ खास नहीं था। बस सिंघानिया ग्रुप की कुछ फाइलें थी। उसने दराजे टटोलना शुरू किया। पहली दो दराजों में सिर्फ स्टेशनरी और बिजनेस कार्ड से, लेकिन तीसरी दराज लॉक थी। ईशानी ने मायूसी से उसे देखा। तभी बाथरूम में पानी बंद होने की आवाज आई। ईशानी के हाथ पांव फूल गए। उसे लगा अब वह रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। वह पागलों की तरह छिपने की जगह ढूंढने लगी। सामने लकड़ी की एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें कोट और ब्लेजर टंगे थे। वह बिना सोचे समझे उसमें घुस गई और दरवाजा हल्का सा सटा लिया। उसका दिल किसी रेस के घोड़े की तरह धड़क रहा था। आयांश बाहर निकला। उसका मिजाज अब भी उखड़ा हुआ था। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठा और उसने वही लॉक दराज खींची। ईशानी की आंखें हैरत से फैल गई। वह दराज लॉक ही नहीं थी, बस ईशानी की घबराहट में वह खुल नहीं रही थी। आयांश ने दराज से एक काली डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगा। ईशानी ने राहत की सांस ली ही थी कि उसकी नजर दराज के अंदर पड़ी। वहां एक काली चमकती हुई पिस्तौल रखी थी। ईशानी के रोंगटे खड़े हो गए। एक बिजनेसमैन के पास लोडेड बंदूक, ये क्या चक्कर है? वह अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि आयांश का फोन फिर बज उठा। उसने डायरी बंद की, पिस्तौल को वहीं छोड़ा और फोन उठाया। जी बॉस। उसकी आवाज अब बिल्कुल अलग थी, बर्फीली और बेरहम। हाँ, मुझे रिपोर्ट मिल गई है, माल पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी पार्टी अड़चन डाल रही है। मुझे नहीं लगता कि वे आसानी से मानेंगे। आयांश ने कुर्सी पर घूमते हुए कहा। दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर आयांश का लहजा और भी सख्त हो गया। नहीं, ये जोखिम बहुत बड़ा है। आप वही करें जो मैंने कहा है। कल रात तक वो जगह खाली हो जानी चाहिए। अगर वे विरोध करे तो प्लान बी का इस्तेमाल करो। हाँ, वही धमाका। इसके लिए तैयार रहो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। धमाका शब्द सुनते ही ईशानी के बदन में सिहरन दौड़ गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। धमाका, पिस्तौल, हे भगवान! ये भाई है या कोई अंडरवर्ल्ड डॉन? ये कोई आतंकवादी? खौफ के मारे उसकी टांगे कांपने लगी। वह इतनी बुरी तरह घबरा गई कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह अलमारी के अंदर लटके हुए आयांश के कोटों के ढेर पर धड़ाम से गिर पड़ी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। आयांश ने तुरंत फोन काटा। उसकी चील जैसी पैनी नजरें अलमारी की तरफ मुड़ गई। कौन है वहां? उसने अपनी भारी और कड़क आवाज में पूछा। ईशानी की सांस हलक में अटक गई। वह पत्थर बनकर वहीं पड़ी रही, मानो प्रार्थना कर रही हो कि जमीन फटे और वह उसमें समा जाए। आयांश अपनी जगह से उठा। उसके जूतों की आहट अलमारी की तरफ बढ़ रही थी। उसने एक झटके से अलमारी का दरवाजा खोला। सामने का नजारा किसी कॉमेडी फिल्म जैसा था। ईशानी, जो खुद को बड़ी जासूस समझ रही थी, अयांश के महंगे कोटों के बीच उलझी हुई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे डरी हुई नजरों से देख रही थी। अयांश के चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और आत्मविश्वास के भाव एक साथ आए। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में बर्फीली ठंडक थी। ईशानी ने तुरंत एक मासूम चेहरा बनाने की कोशिश की, जो उसकी हालत पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। वो मैं यहाँ छुपन छुपाई खेल रही थी। उसने बेहद मूर्खतापूर्ण जवाब दिया। आयांश ने अपनी भौहें चढ़ाई। मेरी अलमारी में अकेले? ईशानी ने अपने उलझे बालों से एक कोट हटाया और हकबगाते हुए बोली, नहीं, असल में आपके कोट बहुत अच्छे हैं, मैं बस उनका कपड़ा चेक कर रही थी। हाँ, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। उसने एक कोट को छूते हुए कहा। आयांश ने गुस्से में अपने दांत पीसे। बाहर निकलो। उसने हाथ बढ़ाकर ईशानी को बाजू से पकड़ा और झटके से बाहर खींच लिया। वह सीधे उसके सीने से जा टकराई और फिर घबराकर पीछे हटी। सच सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही थी और कब से छिपी हुई थी? आयांश ने उसे घूरा। ईशानी का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। धमाके और पिस्तौल वाली बात उसके कानों में गूंज रही थी। उसने हड़बड़ाकर कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। भगवान की कसम, मैंने कुछ भी नहीं सुना।
मैंने कुछ नहीं सुना। ईशानी जल्दी-जल्दी हड़बड़ाते हुए बोली। अयांश की आंखें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैंने तो यह पूछा ही नहीं कि तुमने कुछ सुना है या नहीं। मैंने बस ये पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। ईशानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके चेहरे के रंग उड़ गए। ओह! ओह! मैं रास्ता भटक गई थी। हाँ, असल में मैं किचन ढूँढ रही थी और गलती से आपके इस गुप्त खाने जैसे कमरे में पहुँच गई। आयांश ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई एलियन हो। मेरा स्टडी रूम घर के आखिरी कोने में है और तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर, और तुम यहाँ किचन ढूँढ रही थी। ईशानी ने पागलों की तरह सिर हिलाया। जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो इससे पहले कि आयांश उसकी ओर क्लास लेता, ईशानी ने उसे हल्का सा धक्का दिया। मुझे बहुत जोर से वॉशरूम जाना है, बाय। और वह किसी तूफान की तरह कमरे से बाहर भाग गई। आयांश वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आई। उसने अभी-अभी फोन पर धमाके और प्लान बी की बात की थी, और यह लड़की ठीक उसी वक्त अलमारी में छिपी थी। अगर उसने कुछ भी सुन लिया है तो यह उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। इस लड़की का दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। उस रात ईशानी अपने कमरे में बिस्तर पर सिमट कर बैठी थी। वह बस किसी तरह इस घर से भाग जाना चाहती थी। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि अयांश कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक बेरहम कातिल या माफिया डॉन है। उसके हाथ कांप रहे थे। अब उसने अपनी मम्मा को फोन मिलाया। हेलो मम्मा, आप ठीक हैं? ईशानी की आवाज कांप रही थी। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? सब ठीक तो है? उसकी माँ ने पूछा। मम्मा, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है? ये अयांश, ये तो बहुत खतरनाक। इससे पहले कि वह अपना शब्द पूरा कर पाती, कमरे की लाइट अचानक गुल हो गई। पूरे कमरे में डरावना अंधेरा छा गया। ईशानी के गले से एक चीख निकल गई। मम्मा! फोन उसके हाथ से छूटकर बेड पर गिर गया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बेड से उतरकर स्विच बोर्ड तक जाने की कोशिश करने लगी। तभी उसे दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की हल्की सी आहट सुनाई दी। कोई कमरे के अंदर आया था। कौन है? कौन है वहां? खौफ के मारे उसकी आवाज दब गई थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे भारी जूतों की आहट महसूस हुई जो धीरे धीरे उसके बेड की तरफ बढ़ रही थी। ईशानी का डर के मारे बुरा हाल था। वह बेड पर पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी पीठ पीछे की दीवार से जा लगी। तभी वह साया बिल्कुल उसके करीब आकर रुक गया। खिड़की से आ रही चांद की धुंधली रोशनी में उसे वह चेहरा नजर आया। अयांश, वह उसके बिल्कुल सामने खड़ा उसे घूर रहा था। किससे बात हो रही थी? उसकी सर्द और सपाट आवाज अंधेरे में गूंजी। मम्मी से। ईशानी ने मुश्किल से थूक निकला। और क्या बात कर रही थी कि मैं बहुत खतरनाक हूँ? आयांश ने पूछा और एक कदम और आगे बढ़ाया। अब वह बेड के किनारे पर बैठ चुका था। ईशानी की सांसें थम गईं। सुनो छोटी जासूस, आयांश का लहजा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अगर तुमने आज जो भी सुना है वह इस कमरे से बाहर गया या तुम्हारी माँ तक भी पहुंचा, तो याद रखना। वह एक पल के लिए रुका और फिर ईशानी के कान के पास झुककर फुसफुसाया। जितनी जल्दी लोग इस दुनिया में आते हैं, उतनी ही जल्दी उन्हें ऊपर पहुंचाना भी मैं जानता हूँ। ईशानी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। मैंने कुछ नहीं सुना, भगवान की कसम। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। आयांश ने उसके डर से भीगे चेहरे को देखा। मुझे तुम्हारे वादे नहीं, तुम्हारी खामोशी चाहिए। अगर तुम्हारी जुबान खुली तो मैं उसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझ गई? ईशानी ने कांपते हुए सिर हिलाया। अयांश कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर उठा और दरवाजे के पास जाकर लाइट का स्विच ऑन कर दिया। रोशनी होते ही ईशानी ने अपनी आंखें मींच ली, और उसने आंखें खोली तो अयांश जा चुका था। वह वहीं बिस्तर पर गिरकर फुट-फुट कर रोने लगी। आज उसे पूरा यकीन हो गया था कि अयांश सिंघानिया कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक बेरहम अपराधी है। पूरी रात ईशानी की आंखों में नींद नहीं आई। अयांश की धमकी उसके कानों में बार-बार गूंज रही थी। जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखाई दी, उसने अपना छोटा सा बैग पैक किया। उसने तय कर लिया था कि वह नाश्ते से पहले ही वहां से भाग जाएगी,
चाहे उसे पैदल ही क्यों न जाना पड़े। वह दबे पांव अपने कमरे से निकली और सीढ़ियां उतरकर हॉल तक पहुंची ही थी कि अचानक डोरबेल बजी। ईशानी का दिल उछलकर हलक में आ गया। इतनी सुबह कौन हो सकता है? ईशानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं अयांश के गुंडे तो नहीं आ गए मुझे ठिकाने लगाने। वह बुरी तरह से डर गई और सोफे के पीछे दुबक गई। तभी घर के मुलाजिम ने दरवाजा खोला। बाहर से आती आवाजों को सुनकर ईशानी की जान में जान आई। अरे भाई, सारा सामान ध्यान से उतारना, कांच का सामान है। सुमित्रा देवी की खनकती हुई आवाज गूंजी। उनके पीछे अवनी, चाचा राजेंद्र, चाची साधना बिला में दाखिल हुए। वे सब जयपुर की शादी से वापस लौट आए थे। ईशानी अभी सोफे के पीछे से निकलने का सोच ही रही थी कि सुमित्रा देवी की नजर उस पर पड़ गई। वह एक पल के लिए ठिठकी और फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। ईशानी, मेरी बच्ची, तुम यहाँ। वह दौड़कर ईशानी के पास आई और उसे गले लगा लिया। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। जी चाची। सुमित्रा देवी ने उसे खुद से अलग किया और प्यार से उसका चेहरा निहारा। हे भगवान, पहचानी ही नहीं जा रही, कितनी बड़ी हो गई है। आखिरी बार तब देखा था जब तो 10 साल की थी। अरे तो कांप क्यों रही है? चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा है? और सोफे के पीछे क्या कर रही थी? ईशानी ने मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका। कुछ नहीं चाची, बस आपको इतने सालों बाद अचानक देखा तो सरप्राइज हो गई। साधना चाची भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। सुमित्रा, ये तुम्हारी भांजी है, बहुत प्यारी है। अवनी ने भी रस्मी तौर पर हेलो कहा। वह ईशानी को ज्यादा नहीं जानती थी, बस अपनी माँ से उसके बारे में सुना था। सुमित्रा जी उसे सोफे पर ले गई। अरे बेटा, तेरी मम्मा ने नहीं बताया कि तू यहाँ आ रही है। और तू आई कब? अच्छा हुआ तेरे पापा का दुबई वाला प्रोजेक्ट खत्म हुआ और तुम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, वरना हम तो तुम्हारी शक्ल ही भूल गए थे। ईशानी ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी चाची, बस पिछले महीने ही शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ आयांश के साथ अकेली थी तो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। मेरी बच्ची तो बोर हो गई होगी। सुमित्रा देवी ने लाड से कहा। ईशानी क्या बात बताती कि वह बोर नहीं हुई थी, बल्कि अपनी जान बचाती फिर रही थी। उसने सिर्फ सिर हिला दिया। तभी उसकी नजरें सीढ़ियों पर पड़ी, जहां आयांश खड़ा सबको देख रहा था। उसकी सर्द नजरें सीधे ईशानी पर थी, मानो उसे कल रात की धमकी याद दिला रही हो। ईशानी ने फौरन नजरें झुका ली। आयांश नीचे आया, सबको नमस्ते किया और अपने पिता से काम की बात करते हुए नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ गया। ईशानी को लगा जैसे वह किसी शिकारी के जाल में फंस गई है। अब वह यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। नाश्ते की टेबल पर सब शादी की बातें कर रहे थे कि अचानक सुमित्रा देवी को कुछ याद आया। अरे ईशानी, तू अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई थी ना? तेरी मम्मा ने कह रही थी कि तुझे किसी बड़े बिजनेसमैन पर रिसर्च करनी है। ईशानी के हाथ से चम्मच छूट गया। जी चाची, वो। अयांश ने कॉफी का कप मेज पर रखा और ईशानी की तरफ देखा। सुमित्रा देवी ने फौरन कहा। अयांश बेटा, तुझे ईशानी की मदद करनी है, आखिर तेरी बहन है, इतने सालों बाद घर आई है और वो भी काम से। अयांश ने अपनी माँ को देखा। माँ, आप जानती हैं, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। ये कॉलेज, ये प्रोजेक्ट्स मैं हैंडल नहीं कर सकता। ईशानी ने तुरंत मौका देखा। जी चाची, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन रिसर्च कर लूंगी। मुझे इजाजत दें, मैं आज ही दिल्ली वापस। इससे पहले कि वह बात पूरी करती, उसके चाचा राजेंद्र सिंघानिया बोल पड़े। ये क्या बात हुई? ऑनलाइन रिसर्च क्यों, जब सिंघानिया ग्रुप का सीईओ तुम्हारे सामने बैठा है? नहीं भाई अयांश, ये फाइनल है। ईशानी कल से तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगी। तुम उसे अपने साथ रखोगे और उसे जो भी जानकारी चाहिए तुम दोगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अयांश ने अपने पिता को देखा। वो जानता था कि अब बहस की गुंजाइश नहीं है। उसने गहरी ठंडी निगाहें ईशानी पर डाली, जो मुजरिम की तरह सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह ईशानी की इस मुसीबत का मजा ले रहा हो। ईशानी को लगा जैसे उसे सजाए मौत सुना दी गई हो। अब उसे उस माफिया डॉन के साथ उसी के ऑफिस में रहना होगा, जहां वह अपने खतरनाक धमाकों की प्लानिंग करता था।
अगली सुबह ईशानी भारी मन से आयांश की गाड़ी में बैठी। पूरा रास्ता आयांश ने एक शब्द नहीं कहा। वह बस तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता रहा। ईशानी ने आयांश के केबिन में कदम रखा। वह ऑफिस किसी आलीशान महल से कम नहीं था, पर आयांश ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। पहला दिन बीत गया, आयांश ने उसे एक बार भी नहीं बुलाया। वह आती, खामोशी से कोने में बैठती और शाम को चली जाती। दूसरा दिन भी ऐसे ही निकला। आयांश मीटिंग में व्यस्त रहा और ईशानी दीवारों को घूरती रही। तीसरे दिन ईशानी का सब्र जवाब दे गया। मैं यहाँ प्रोजेक्ट लिखने आई हूँ या इस पत्थर की मूरत को देखने? चाचा के कहने पर ऑफिस तो ले आया, पर अब घास तक नहीं डाल रहा। वह अपनी जगह से उठी, उसका डर अब गुस्से में बदल चुका था। वह बेमकसद ऑफिस में घूमने लगी। जब वह पानी पीने के लिए कैंटीन की तरफ गई, तो वहां कुछ कर्मचारियों को गपशप करते देखा। एक नई लड़की कह रही थी, यार, ये अयांश सर कितना खड़ूस है, जरा सी गलती पर ऐसे डांटते हैं जैसे जान ही ले लेंगे। दूसरी बोली, हाँ, पर हैं कितने हैंडसम, काश एक बार मुझे देखकर मुस्कुरा दें। ईशानी से रहा नहीं गया, वह उनके बीच कूद पड़ी। हैंडसम, ये तो अकड़ू सिंघानिया है, हिटलर के बड़े भाई, और मुस्कुराना। मुझे तो लगता है उनके जन्म प्रमाण पत्र पर ही नो स्माइल जॉन की मुहर लग गई हो। लड़कियां उसे देखकर चौंक गई। ईशानी ने जारी रखा, वो जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। मुझे तो लगा था उनके ऑफिस में सब रोबोट होंगे, यस सर, नो सर करने वाले, पर आप लोग तो असली इंसान निकले। देखते ही देखते उसके इर्द गिर्द एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। वह सबको अपने कॉलेज के मजेदार किस्से सुनाने लगी। आधे घंटे के अंदर ऑफिस का माहौल बदल गया। सब लोग ईशानी की बातों पर ठहाके लगा रहे थे। तभी एक गरजती हुई आवाज आई, यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? ये ऑफिस है या कोई कॉमेडी क्लब? सब पर जैसे सांप सूंघ गया। हंसी रुक गई, भीड़ छट गई, और सामने अयांश सिंघानिया खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। सब कर्मचारी डरकर अपनी सीटों की तरफ भागे। अयांश की नजरें सीधे ईशानी पर थी, जो हाथ में पानी का गिलास पकड़े जमी खड़ी थी। ईशानी, मेरे केबिन में आओ अभी। अयांश की आवाज इतनी खतरनाक थी कि ईशानी के हाथ से गिलास छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। वह कांपते कदमों से उसके पीछे केबिन में गई। अयांश ने अंदर जाते ही दरवाजा लॉक कर दिया। ईशानी का दिल डूब गया। आज ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये माफिया डॉन मुझे यहीं निपटा देगा। अयांश मेज की तरफ बढ़ा और उस पर दोनों हाथ मारकर चिल्लाया, तुमने यहाँ क्या सर्कस लगा रखा है? क्या तुम मेरा बिजनेस बर्बाद करने आई हो? 2 दिन से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सिर पर चढ़कर नाचो। ईशानी ने हिम्मत जुटाई। मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आई। आप चाचा जी के कहने पर मुझे लाए हैं, पर 2 दिन से आपने मुझसे बात तक नहीं की। मैं यहाँ खाली बैठने नहीं आई हूँ। अच्छा, तो तुम काम करना चाहती हो? आयांश ने एक कड़वी मुस्कान दी। ठीक है, पूछो अपने सवाल और यहाँ से दफा हो जाओ। कल से मुझे तुम इस ऑफिस में नजर नहीं आनी चाहिए। ईशानी को उसकी बदतमीजी पर गुस्सा आया, पर उसने डर छुपाते हुए नोटपैड थाम लिया। ठीक है, मेरा पहला सवाल, आप इतनी कम उम्र में इतने कामयाब कैसे बने? आयांश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मेहनत से। अगला सवाल, ईशानी ने दांत पीसे। आप अपने विरोधियों को कैसे संभालते हैं? आयांश मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें कोई गर्मी नहीं थी। मैं उन्हें खत्म कर देता हूँ, जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। ईशानी ने थूक निगला। खत्म कर देता हूँ? उसका शक यकीन में बदल रहा था। उसने आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल पूछने का फैसला किया। आखिरी सवाल, मेरी रिसर्च कहती है कि अक्सर बड़े बिजनेसमैन इस कारोबार की आड़ में कुछ गैर कानूनी काम भी करते हैं। वे अपने असली पहचान छुपा कर रखते हैं, जैसे कोई माफिया डॉन हो। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि ईशानी को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। आयांश, जो कुर्सी पर बैठा था, धीरे से उठा। वह मेज का चक्कर काटकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। ईशानी पीछे हटना चाहती थी, पर पीछे कांच की दीवार थी जिससे पूरा शहर नजर आ रहा था। आयांश बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गया। उनके बीच महज कुछ इंच का फासला था। बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है तुमने, मेरी छोटी जासूस।
आयांश ने उसकी आंखों में झांकते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, तो तुम यह सब जानना चाहती हो, ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर मैं वाकई वैसा ही हूँ जैसा तुम सोच रही हो, अगर मैं सच में कोई माफिया डॉन हूँ, तो तुम क्या कर लोगी? अयांश की आवाज और उसके शब्दों ने ईशानी की धड़कनें बढ़ा दी। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द हलक में ही फंस गए। अयांश ने अपना हाथ उठाया और ईशानी के गाल पर गिरे बालों की एक लट को बड़े धीरे से कान के पीछे किया। उसका स्पर्श बर्फीला था, जिससे ईशानी सिहर उठी। अयांश उसकी घबराहट का लुत्फ उठा रहा था। वह उसके और करीब झुका, उसकी गर्म सांसें ईशानी की गर्दन से टकरा रही थी। माफिया डॉन होने के अलावा मैं लड़कियों के साथ रातें रंगीन करना भी जानता हूँ। अयांश ने बेहद घटिया लहजे में फुसफुसाते हुए कहा, तुम अपना बताओ, मेरी रात रंगीन करने का क्या लोगी? ये शब्द सुनते ही ईशानी के भीतर का सारा डर, सारी घबराहट एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह एक ज्वाला ने ले ली, ऐसी नफरत और गुस्सा जो उसे जला रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। शट अप, जस्ट शट अप, वह चिल्लाई। और इससे पहले कि अयांश कुछ समझ पाता, ऑफिस के सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार आवाज गूंजी, चटाक। ईशानी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर अयांश सिंघानिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। ऑफिस में एक बार फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अयांश का चेहरा, जो झटके से एक तरफ मुड़ गया था, अब धीरे धीरे लाल पड़ रहा था। उसके गोरे गाल पर ईशानी की उंगलियों के निशान साफ उभर आए थे। ईशानी खुद कांप रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक माफिया डॉन को थप्पड़ मार दिया था। अयांश ने आहिस्ता से अपना चेहरा सीधा किया। उसकी आंखों में वह अब शरारत नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक समंदर उमड़ आया था। वह गुस्सा नहीं था, वह एक महाविनाश से पहले की खामोशी थी। उसने ना तो हाथ उठाया, ना ही वह चिल्लाया। वह बस एक कदम और आगे बढ़ा, यहाँ तक कि ईशानी पूरी तरह कांच की दीवार से जा चिपकी। तुम्हें यह थप्पड़, उसने इतनी धीमी और खतरनाक आवाज में कहा कि ईशानी की रूह कांप गई। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ने वाला है, मिस ईशानी। ईशानी की आंखों में आंसू भर गए। वह एक सेकंड भी वहां नहीं रुक पाई। उसने आयांश को धक्का दिया और दरवाजा खोलकर पागलों की तरह ऑफिस से बाहर भाग गई। लिफ्ट की तरफ भागते हुए उसे कर्मचारियों के हैरान चेहरे नजर आ रहे थे, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह बस उस शख्स से अपने किए के अंजाम से दूर भागना चाहती थी। लिफ्ट के अंदर जाते ही उसने बटन दबाया और दीवार से सटकर फर्श पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने उस आदमी को थप्पड़ मारा जिसके पास पिस्तौल है, जो धमाकों की प्लानिंग करता है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा। जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी तो वह बदहवास हालत में बाहर निकली। सिक्योरिटी गार्ड उसे देख रहे थे, पर वह सीधे सड़क पर आ गई। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। उसने टैक्सी लेने के लिए जेब में हाथ डाला, पर उसे याद आया कि उसका पर्स और फोन तो अयांश के ऑफिस में ही छूट गया है। वह एक अनजान शहर की सड़क पर बिल्कुल खाली हाथ थी। शाम गहरी हो रही थी और आसमान पर काले बादल जमा हो रहे थे। वह सिंघानिया बिला वापस नहीं जाना चाहती थी। उस दानव का सामना दोबारा करना उसके बस में नहीं था। वह चलते चलते एक सुनसान सड़क पर आ गई। तभी गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह भागकर एक पुराने बस स्टॉप के नीचे खड़ी हो गई, पर उसकी टूटी छत से पानी नीचे उस पर गिर रहा था। वह वहीं बेंच पर बैठ गई और अपने घुटनों में सिर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ सिंघानिया ग्रुप के टॉप फ्लोर पर अयांश अब भी वहीं खड़ा था। उसका हाथ अनजाने में अपने उस गाल पर गया जहां ईशानी ने थप्पड़ मारा था। वहां अब भी जलन हो रही थी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे, और उस लड़की ने, उसने ना सिर्फ उसकी जासूसी की बल्कि उसे थप्पड़ भी मार दिया। वह गुस्से में तो था, पर उसके गुस्से की वजह कुछ और थी। उसे अपनी उस घटिया बात पर मलाल था। वह तो बस उसे छेड़ रहा था, उसे डरा रहा था, ताकि वह माफिया वाली बात से दूर रहे। उसे अंदाजा नहीं था कि ईशानी इसे इतना सच मान लेगी और बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। तभी उसे वह अलमारी वाला वाकया याद आया, धमाका पिस्तौल, और वह समझ गया कि ईशानी की नफरत कितनी गहरी थी।
यह छोटी जासूस खुद को किसी फ़िल्म की हीरोइन समझ रही है और मुझे विलन। अयंश के चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब-सी मुस्कुराहट आई। बेवकूफ़ लड़की। वह अपनी मेज़ पर वापस आया और काम में लग गया। उसने सोचा कि वह रो धोकर कैब लेकर घर पहुंच ही गई होगी। रात के 8 बज रहे थे। सिंघानिया विला में कोहराम मचा हुआ था। सुमित्रा जी बार-बार हॉल में टहल रही थी। चाचा राजेंद्र और साधना चाची जी बेहद परेशान बैठे थे। बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अवनी बार-बार ईशानी का नंबर मिला रही थी, जो लगातार बंद आ रहा था। अवनी खुद भी एक अलग ही मानसिक तनाव में थी। एक तरफ ईशानी की फिक्र और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज। उसने बड़ी मुश्किल से सबसे नज़र बचाकर अपना फ़ोन उठाया और टेरेस की तरफ भागी। उसने कांपते हाथों से एक नंबर मिलाया। फ़ोन उठते ही वह रो पड़ी, जैमिन, जमीन क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ से एक फिक्रमंद मर्दाना आवाज़ आई। अवनी रिलैक्स, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? घर पर सब ठीक है? अवनी ने सिसकियों के बीच कहा। कुछ ठीक नहीं है जैमिन, वो चाची चाची की भांजी आई है ईशानी। वह आज भाई के साथ ऑफिस गई थी और अब तक वापस नहीं आई। बाहर तूफान आया हुआ है और उसका फोन भी बंद है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जैमिन ने उसे तसल्ली दी। अवनी प्लीज, वह आ जाएगी। आयांश के साथ थी ना, वह उसे ढूंढ लेंगे। तुम मेरी बात सुनो, क्या तुमने अपने घर वालों से हमारे बारे में बात की? अवनी ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं जैमिन, कैसे बात करूं? आपको पता है ना मेरे पापा कितने सख्त हैं, और वे सब मेरी शादी आयांश भाई से तय करने का सोच चुके हैं। भाई ने तो मना कर दिया था, मगर मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो वे मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे घर बिठा देंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जैमिन। जैमिन की आवाज में भरोसा था। अवनी, हिम्मत रखो। मैं अगले हफ्ते खुद मुंबई आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पिता से खुद बात करूंगा और तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अवनी ने हैरानी से पूछा, सच आप आएंगे? लेकिन अगर पापा नहीं माने तो? जमीन की आवाज में आत्मविश्वास था। सब ठीक होगा, बस तुम खुद और मुझ पर भरोसा रखो। अभी जाओ और ईशानी का पता करो। अवनी ने आंसू पोंछे और फोन काट दिया। उसी समय आयांश बड़ी लापरवाही से घर में दाखिल हुआ। उसे देखते ही सुमित्रा देवी उसकी तरफ लपकी। आयांश, ईशानी कहाँ है? वह तुम्हारे साथ गई थी, अब तक वापस क्यों नहीं आई? अयांश ने कंधे उचकाए। माँ, वह कोई बच्ची नहीं है। ऑफिस से सीधे घर ही आई होगी। शायद अपने कमरे में हो। सुमित्रा देवी ने गुस्से में कहा, मैंने उसका कमरा 10 बार देखा है। वो वहां नहीं है, उसका फोन भी बंद है। और बाहर देखो कितना बड़ा तूफान आया हुआ है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अयांश के माथे पर हल्की सी लकीरें उभरी। वह तो रोते हुए भागी थी, उसके पास पर्स भी नहीं था। एकदम अयांश के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। उसका रोता हुआ चेहरा, उसका खौफ, वह बारिश, खाली हाथ और उसकी अपनी धमकी, तुम्हें यह थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। क्या उसने सच में ये समझ लिया कि अयांश उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा? और इस डर से वह घर ही नहीं आई। वह बिना एक शब्द कहे उठा, अपनी गाड़ी की चाबियां ली और तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। सुमित्रा देवी पीछे से चिल्लाती रह गई, अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ तो बताकर जाओ। मगर वह जा चुका था। वह पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर भी काम नहीं कर रहे थे। उसकी आंखें सड़क पर थी, मगर दिमाग कहीं और। बेवकूफ लड़की, उसने मेरी बातों को सच समझ लिया। वह इस शहर में किसी को जानती तक नहीं। कहाँ गई होगी इस तूफान में? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह डर उसके लिए नया था। वह किसी की परवाह नहीं करता था, मगर आज उस लड़की की भीगी आंखें उसे बेचैन कर रही थी। वह करीब 2 घंटे तक मुंबई की सड़कों पर भटकता रहा। उसने हर जगह देखा जहां वह हो सकती थी, पर वह कहीं नहीं थी। रात के 10 बज चुके थे। बारिश कुछ थमी थी, मगर अब भी हो रही थी। वह हार मानने ही वाला था कि उसकी नज़र एक सुनसान सड़क पर बने उस टूटे हुए बस स्टॉप पर पड़ी। एक साया सा बेंच पर सिमटा बैठा था। उसने झटके से गाड़ी रोकी। उसका दिल जैसे गले में आ गया। वह वही थी ईशानी। वह अपने घुटनों में सिर दिए ठंड से कांप रही थी। वह गाड़ी से निकला और तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। पैरों की आहट सुनकर ईशानी ने सिर उठाया।
सामने अयांश सिंघानिया को खड़ा देखकर उसकी आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। वह वह मुझे ढूंढता हुआ यहाँ भी आ गया। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा। वह बेंच से उठी और लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगी। तुम पागल हो गई हो? यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? अयांश की आवाज गुस्से से भरी थी। वह गुस्सा उसकी फिक्र से निकला था। ईशानी की हालत देखकर अयांश खुद नहीं जानता था कि वह क्या महसूस कर रहा है। ईशानी की आवाज खौफ से कांप रही थी। दूर रहो मुझसे, प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ना उस धमाके के बारे में, ना उस पिस्तौल के बारे में, भगवान की कसम। अयांश वहीं रुक गया। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ईशानी ने उसकी उन बातों को इस हद तक सच मान लिया था। वह उससे इस कदर डर गई थी। वह 2 कदम और आगे बढ़ा। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं, घर ले जाने आया हूँ। ईशानी ने रोते हुए कहा, झूठ। आप मुझे मारने आए हैं, उस थप्पड़ का बदला लेने। आपने ही तो कहा था कि अयांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह उसके करीब आया और उसके कांपते हुए हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं इस तूफान में तुम्हें ढूंढने क्यों आता? ईशानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अयांश की आवाज में गुस्सा तो था, पर उसमें वह पहले वाली बेरहमी नहीं थी। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? अयांश ने उसे झकझोरा। क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो, जो मेरी बातों को सच समझकर इस तूफानी बारिश में मरने के लिए बाहर निकल आई हो। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना तुम्हें सच में निमोनिया हो जाएगा। ईशानी अब भी हिचकिचा रही थी। वह उस पर यकीन कैसे कर ले? अयांश ने उसकी हिचकिचाहट देखी तो उसका गुस्सा काफुर हो गया। उसका पत्थर जैसा दिल एकदम नर्म पड़ गया। वह कितनी मासूम थी और कितनी डरी हुई। उसने एक झटके से अपना महंगा डिजाइनर कोट उतारा और उसके कांपते शरीर पर डाल दिया। कोट ईशानी के लिए बहुत बड़ा था और उसके घुटनों तक आ रहा था। ईशानी ने हैरानी से उसकी इस हरकत को देखा। अयांश ने अब की बार नरमी से उसका हाथ पकड़ा। चलो। वह उसे एक तरह से आदेश देते हुए गाड़ी तक ले आया। उसने खुद उसके लिए दरवाजा खोला और उसे अंदर बिठाया। ईशानी किसी रोबोट की तरह बैठ गई। अयांश दूसरी तरफ से आकर बैठा और गाड़ी का हीटर फुल कर दिया। गाड़ी में अब एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ वाइपर्स की आवाज और ईशानी की दबी दबी सिसकियों की आवाज आ रही थी। अयांश ने गाड़ी स्टार्ट की और सिंघानिया बिला की तरफ बढ़ा दी। ईशानी ने तिरछी नजरों से उसे देखा। वह पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उस वक्त वह किसी माफिया डॉन जैसा नहीं, बल्कि बहुत थका हुआ और फिक्रमंद लग रहा था। ईशानी के दिल में शर्मिंदगी की एक लहर उठी। आपने वाकई सोचा कि मैं तुम्हें इस थप्पड़ के लिए कोई नुकसान पहुंचाऊंगा? अयांश ने सड़क से नजरें हटाए बिना पूछा। उसकी आवाज अब बहुत धीमी और गहरी थी। ईशानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथों को आपस में मरोड़ने लगी। मैं गुस्से में था ईशानी। मैं औरतों पर हाथ उठाने वाला या उनसे बदला लेने वाला इंसान नहीं हूँ। ईशानी ने बहुत आहिस्ता से कहा, लेकिन वो जो आपने कहा था, मेरी रात रंगीन। आयांश ने दांत पीसे। वो मैंने तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए कहा था, क्योंकि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। ईशानी ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिएगा, वह बहुत आहिस्ता से बोली। आयांश ने उसे देखा। उसके कोट में लिपटी वह बहुत मासूम लग रही थी। पहली बार आयांश के दिल में उस लड़की के लिए एक अलग तरह की नरमी पैदा हुई। जब वे घर पहुंचे, गेट पर ही सुमित्रा देवी और अवनी खड़ी थी। ईशानी को इस हालत में देखकर सुमित्रा जी चीख पड़ी, हाय मेरी बच्ची। वे उसे सहारा देकर अंदर ले गई। अवनी ने उसे देखते ही सुकून की सांस ली और अपने भाई को शुक्रिया भरी नजरों से देखा। आयांश खामोशी से उनके पीछे आया। इसे कुछ गर्म दूध या कॉफी दे और इसके कपड़े फौरन बदलवाएं। यह कहकर वह मुड़ा कि अपने कमरे में चला जाए। तभी ईशानी ने उसे पुकारा, आयांश। वह रुका और मुड़कर उसे देखा। शुक्रिया। आयांश ने सिर्फ सिर हिलाया और एक शब्द कहे बिना सीढ़ियां चढ़ गया। आज ईशानी का दिल बहुत उलझन में था। वह शख्स जो कुछ देर पहले दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान था, वही आज उसका रक्षक बन गया था। वह आयांश सिंघानिया क्या चीज था, उसकी समझ से बाहर था। उसका भारी की गीला कोट अभी ईशानी के कंधों पर था।
जिससे अयांश के परफ्यूम की मर्दाना खुशबू आ रही थी। वह शख्स वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा ईशानी ने सोच लिया था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल बहुत अजीब था। ईशानी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अयांश से नजरें मिलाए। वह शर्मिंदा थी मगर अब भी थोड़ी सहमी हुई थी। अयांश अपने रूटीन के अनुसार अगली सुबह हमेशा की तरह नाश्ते की मेज पर बैठा था। उसका चेहरा किसी भी भाव से खाली था, जैसे कल रात का तूफान कभी आया ही ना हो। उसने एक बार भी ईशानी की तरफ नहीं देखा। वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और साथ ही कॉफी के घूंट भर रहा था। सुमित्रा देवी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। ईशानी बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कल तो तुमने हमें डरा ही दिया था। ईशानी ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराकर जवाब दिया। जी चाची, मैं ठीक हूँ। तभी अयांश के पिता विक्रम सिंघानिया ने अपने भाई राजेंद्र की ओर देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। राजेंद्र भाई, मैं सोच रहा था कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अवनी की पढ़ाई भी आखिरी साल में है और अयांश भी बिजनेस संभाल चुका है। क्यों ना हम अपनी इस रिश्तेदारी को एक पक्के बंधन में बदल दे। सुमित्रा देवी ने फौरन अपने पति का साथ दिया। हाँ भाई साहब, मैं भी यही सोच रही थी। साधना भाभी, आप क्या कहती हैं? हमें अवनी जैसी बहू अयांश के लिए और कहीं नहीं मिलेगी। यह सुनते ही अवनी के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट पर गिरा। ईशानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अवनी का चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। अयांश ने लैपटॉप से नजरें उठाई और अपने पिता को देखा। पापा, मैं आपसे इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। मैं अवनी को अपनी छोटी बहन मानता हूँ। और सुमित्रा देवी ने बात काटते हुए कहा, अरे बेटा, शादी के बाद यही रिश्ते बदल जाते हैं। अवनी से अच्छा रिश्ता तुम्हें कहाँ मिलेगा। अवनी की आंखों में आंसू भर आए। वह कुर्सी से उठी और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। अवनी की माँ साधना देवी को यह बात अच्छी नहीं लगी। अवनी, ये क्या बदतमीजी है? बड़े बात कर रहे हैं ना? अयांश भी गुस्से में उठ खड़ा हुआ। माँ, आप सब जानते हैं कि यह मुमकिन नहीं है। उसने एक ठंडी निगाह अपने माता पिता पर डाली और तेज कदमों से अवनी के पीछे गया। वह सीधे उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और उसे खटखटाया। अवनी, दरवाजा खोलो। अयांश भाई, प्लीज चले जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अंदर से सुबकती हुई आवाज आई। अवनी, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। तुम जानती हो मुझे। अयांश ने सख्त लहजे में कहा। अवनी ने डर कर दरवाजा खोल दिया। उसका चेहरा रोने की वजह से सूज गया था। क्या मुसीबत है ये? तुम इस तरह रोती हुई क्यों भाग गई? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अयांश ने उसे घूरा। अवनी ने रोते हुए कहा, भाई, आप कब तक मुझे बचाएंगे? आज पापा हैं, कल चाची। वे सब मिलकर मेरी शादी आपसे करवा कर ही रहेंगे। और मैं वह फूट फूट कर रो पड़ी। अयांश ने गहरी सांस ली। तो तुमने अब तक जैमिन को नहीं बताया कि तुम पर क्या बीत रही है? अवनी ने एकदम रोना बंद कर दिया। उसकी हैरानी और डर के साथ अयांश को देखा। जैमिन, आप आपको कैसे पता? अयांश ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई। तुम्हारा भाई हूँ, बेवकूफ लड़की। सब पता है मुझे। तुम दोनों पिछले 6 महीने से रिलेशन में हो ना? अवनी ने डरते डरते सिर हिलाया। भाई, वह बहुत अच्छे हैं। वह अयांश ने उसकी बात काट दी। अगर वो अच्छे हैं तो वह मुझसे मिलने की हिम्मत क्यों नहीं करते? अवनी ने जल्दी से कहा। वह आना चाहते हैं, अगले हफ्ते आ रहे थे आपसे और पापा से बात करने, लेकिन मैं डर रही थी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। तुम जाकर अपना मुंह धो लो और जैमिन से कहो कि कल आकर मुझसे मिले। मैं देखता हूँ कौन तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करता है। अवनी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। भाई, आप सच कह रहे हैं? आप पापा से बात करेंगे? अयांश ने संजीदगी से कहा। पापा से मैं बात करूंगा। चाची को तुम संभालना, वह इतनी आसानी से नहीं मानेगी। यह कहकर वह मुड़ा, पर दूसरी तरफ यह सारा तमाशा सुमित्रा देवी ने देख लिया था। वह गुस्से से आग बबूला थी। जैसे ही अयांश अपने कमरे की तरफ बढ़ा, सुमित्रा देवी उसके सामने आ गई। अयांश, ये क्या हो रहा है? कौन है यह जैमिन? अयांश ने अपनी माँ की आंखों में देखा। माँ, अवनी उस लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे खानदान की इज्जत का क्या? माँ प्लीज, इज्जत जबरदस्ती के रिश्तों से नहीं, सम्मान से होती है। आप अवनी को भूल जाइए।
वह मेरी ज़िम्मेदारी है। सुमित्रा देवी के अहंकार को गहरी चोट पहुँची। अच्छा, वह तुम्हारी ज़िम्मेदारी है तो फिर मेरी भी शर्त सुन लो। तुम इस घर के इकलौते वारिस हो। इस साल तुम्हारी शादी होकर रहेगी। तुमने अवनी को तो बचा लिया, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और विकल्प है। उनकी नज़रें हॉल में खड़ी ईशानी पर पड़ी, जो घबराहट में ये सब देख रही थी। अयांश ने अपनी माँ की नज़रों का पीछा किया। उसके चेहरे पर एक नासमझ आने वाला भाव उभरा। माँ, अब ये क्या है? सुमित्रा देवी ने फैसले भरे लहजे में कहा। ईशानी मेरी भांजी है, संस्कारी खानदान की है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे दूर के फूफा जी ने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। या तो तुम अवनी से शादी करो या फिर ईशानी से। फैसला तुम्हारा है। यह कहकर वो वहां से चली गई। अयांश वहीं पत्थर सा खड़ा रह गया, जबकि ईशानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अयांश की मुट्ठियां भींच गईं। ईशानी जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन चुकी थी। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह भागकर अपने कमरे में गई। ये सब क्या हो रहा था? वहाँ यहाँ सिर्फ एक प्रोजेक्ट लिखने आई थी और यहाँ उसकी पूरी जिंदगी का सौदा हो रहा था। उसने पागलों की तरह अपना बैग पैक करना शुरू किया। वह एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती थी। जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए पलटी, सुमित्रा देवी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक अजीब सी संजीदगी थी। चाची, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे वापस दिल्ली जाना है, ईशानी ने रोते हुए कहा। सुमित्रा देवी ने कमरे का दरवाजा बंद किया। इतनी जल्दी क्या है बेटा, अभी तो तुम आई हो। चाची प्लीज, मैंने आप सबकी बातें सुन ली है। मैं अयांश से शादी नहीं कर सकती। सुमित्रा देवी ने उसे कंधों से पकड़ा और झकझोरा। क्यों नहीं कर सकती? अयांश में क्या बुराई है? मानती हूँ थोड़ा गुस्से वाला है, पर दिल का बुरा नहीं है। ईशानी चीख पड़ी। वह दिल का बुरा नहीं है चाची, आप नहीं जानती कि वह क्या है। वह एक वह कहते कहते रुक गई। उसे अयांश की धमकी याद आ गई। वह क्या है, बोलो ईशानी। सुमित्रा देवी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ईशानी ने अपने आंसू पोंछे। चाची, मैं बस ये शादी नहीं कर सकती। सुमित्रा देवी ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, मत करो, लेकिन एक बात सुन लो। मैंने अभी तुम्हारी माँ से बात की है। वह इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राजी हो गई हैं। ईशानी को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। क्या? मम्मा, यह नहीं हो सकता। उसने फौरन अपनी माँ को फोन लगाया। मम्मा, आपने चाची से क्या कहा? आप मेरी शादी अयांश से करवाने पर राजी कैसे हो गई? दूसरी तरफ से उसकी माँ ने बड़ी लापरवाही से कहा। हाँ तो क्या हुआ? अयांश जैसा लड़का और सिंघानिया जैसा परिवार क्या रोज रोज मिलेगा? तुम्हारी तो किस्मत खुल गई है। मैंने सुमित्रा दीदी को हाँ कह दिया है। ईशानी के हाथ से फौरन फोन छूटकर गिर गया। वह हर तरफ से फंस चुकी थी। सुमित्रा देवी ने अब अपना आखिरी पत्ता खेला। बेटा, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर रही। मैंने अपने पति और भाई के सामने जुबान दे दी थी कि अयांश की शादी इसी हफ्ते होगी। अब उसने अवनी से इनकार करके मेरी इज्जत दांव पर लगा दी है। अगर तुमने भी मना कर दिया तो खानदान में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम मेरी दूर की भांजी हो, क्या मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखोगी? हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, बस एक छोटी सी शादी ही होगी। बाकी रस्में तुम्हारी मर्जी से धूमधाम से करेंगे जब तुम्हारे मम्मा पापा यहाँ आ जाएंगे। ईशानी बेबसी से उन्हें देखती रही। यह छोटा सा विवाह नहीं था, यह उसकी आज़ादी का सौदा था, जो उसकी मामी अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रही थी। और अयांश, ये क्यों राजी हुआ? ईशानी को फौरन ऑफिस वाला थप्पड़ और अयांश की धमकी याद आई। तुम्हें यह थप्पड़ बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो यह थी उसकी सजा। उसने उससे अपनी पत्नी बनाकर अपनी कैद में लेकर बदला लेने का फैसला किया था। 2 दिन बाद सिंघानिया विला के हाल को सादगी मगर खूबसूरती से सजाया गया था। राजेंद्र सिंघानिया, विक्रम सिंघानिया और परिवार के अन्य बड़े मौजूद थे। अवनी का चेहरा उतरा हुआ था। वह ईशानी की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी। वह ईशानी के पास आई। ईशानी, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी। ईशानी ने उसे सोनी नजरों से देखा। तुम्हारी वजह से नहीं अवनी, तुम्हारी भाई की वजह से। वह मुझसे बदला ले रहा है। अवनी उलझन में पड़ गई। बदला? किस बात का? मगर ईशानी खामोश रही। तभी अयांश काले रंग के कुर्ते पैजामे और नेहरू जैकेट में नीचे उतरा। उसका चेहरा किसी भी भाव से खाली था, जैसे वह किसी बिजनेस मीटिंग में आया हो।
वह आकर अपने पिता के पास बैठ गया। अवनी जबरदस्ती ईशानी को नीचे लाई। वह हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। पंडित जी ने विवाह की रस्में शुरू की। ईशानी के कानों में मंत्रों की आवाज नहीं पड़ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, तुम्हें यह थप्पड़ बहुत महंगा पड़ने वाला है। जब वचन लेने और हाँ कहने की बारी आई, ईशानी की नजरें आयंश पर उठी। वह उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में ना कोई खुशी थी, ना कोई पछतावा। वह पत्थर की मूरत बना था। ईशानी ने अपने आंसू पी लिए। उसके बाहर कोई और रास्ता नहीं था। उसने उसके साथ शादी कर ली। कमरे में बधाइयों का शोर गूंजा, मगर ईशानी को लगा जैसे वह किसी कैद खाने में पहुंच गई हो। उसका विवाह उस शख्स से हो गया था जिसे वह दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा और अपना दुश्मन समझती थी। आयांश ने एक ठंडी निगाह उस पर डाली, जिसमें जीत की एक अजीब सी चमक थी। आयांश जब हॉल में मेहमानों से हाथ मिला रहा था, ईशानी को बस उसकी वही धमकी याद आ रही थी, तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो यह थी उसकी कीमत। उसने अपनी शर्त मनवाकर बदला ले लिया था। सुमित्रा देवी ने आगे बढ़कर ईशानी के माथे को चूमा। हमेशा खुश रहो बेटा। ईशानी के दिल में आया कि चीख कर कहे, मामी आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे आग में ढकेल दिया। मगर वह खामोश रही। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे अवनी को खुश देखकर हो रही थी। अवनी अब आजाद थी, पर वह भूल गई थी कि उसकी आजादी की कीमत ईशानी ने अपना सौदा करके चुकाई थी। शादी की रस्मों के फौरन बाद ईशानी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वह बुरी तरह फंस चुकी थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशानी प्लीज दरवाजा खोलो। यह अवनी की आवाज थी। ईशानी ने कोई जवाब नहीं दिया। अवनी ने दोबारा कहा, ईशानी मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारा हक बनता है, मगर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। ईशानी ने गुस्से में दरवाजा खोला। क्या बात करनी है? बधाई देनी है कि तुम्हारी जान बच गई और मैं बलि का बकरा बन गई? अवनी ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कहने आई थी कि आयांश भाई इतने बुरे नहीं हैं। ईशानी कड़वाहट भरी हंसी हंसी। ओ वाकई? तुम्हें क्या लगता है उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहते थे? नहीं, क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहते थे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी और आज उन्होंने वह पूरी कर दी। अवनी ने उलझन से उसे देखा। बदला किस बात का? ईशानी ने उसे सब बताने का सोचा, मगर फिर रुक गई। इस डॉन की बहन को क्या बताती? जाओ यहाँ से अवनी। मुझे तुमसे या तुम्हारे भाई से कोई बात नहीं करनी। अवनी मायूस होकर जाने लगी कि तभी उसके फोन पर घंटी बजी। स्क्रीन पर जैमिन का नाम चमकता देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह घबराकर कोने में चली गई। हेलो। नहीं, अभी नहीं। सब हॉल में है। अरे बाबा, मैंने कहा ना, भाई ने सब संभाल लिया है। सच? तुम कल पहुंच रहे हो? वह खुशी और शर्म से लाल हो रही थी। ईशानी ने उसे नफरत से देखा। उसकी अपनी जिंदगी नर्क बनाकर ये लड़की अपनी मोहब्बत की खुशियां मना रही थी। अवनी ने फोन रखा और ईशानी की तरफ मुड़ी। वो जैमिन कल आ रहे हैं। भाई ने उन्हें खुद बुलाया है पापा से मिलने के लिए। ईशानी ने तंज कसते हुए कहा, वाह, क्या भाई है तुम्हारा। एक तरफ बहन की मोहब्बत को मिलवा रहा है और दूसरी तरफ एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जाओ खुशियां मनाओ। अवनी खामोशी से चली गई। इसके जाने के बाद ईशानी ने अपने आंसू पोंछे। अब रोने का वक्त नहीं था। उसने सोचा था कि वह आयांश सिंघानिया से डरती है, मगर अब वह उसकी पत्नी थी। अब वह उसके रहमो करम पर नहीं थी। अब वह उसे दिखाएगी कि एक जबरदस्ती की पत्नी क्या होती है। मिस्टर अयान सिंघानिया, नरक में आपका स्वागत है। ईशानी के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। वह अपनी दुनिया का डॉन होगा, मगर इस घर में अब वह ईशानी का मुकाबला करेगा। अगली सुबह अयांश हमेशा की तरह जल्दी उठा और शावर लेने के लिए बाथरूम में गया। वह शावर लेकर निकला और उसने अपने सबसे महंगे हेयर कंडीशनर और शैम्पू की बोतल उठाई। उसने शैम्पू हाथ पर निकाला और सिर पर रगड़ना शुरू किया, मगर जैसे उसने पानी डाला उसे महसूस हुआ कि उसके बाल रेशमी होने के बजाय आपस में बुरी तरह उलझ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके सिर से एक अजीब सी तीखी और बहुत ही तेज
पिपरमिंट और परमानेंट हेयर ड्राई जैसी महक आने लगी। उसने झटके से आंखें खोली, उसके पूरे बालों में गहरे नीले और हरे रंग का झाग भरा हुआ था, जो पानी डालने पर भी नहीं निकल रहा था। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसके माथे और गर्दन पर ऑरेंज कलर के धब्बे पड़ गए थे। ईशानी ने उसके शैम्पू में इंडस्ट्रियल ग्रेड की पक्की डाई और बेहद चिपचिपा गोंद मिला दिया था। ईशानी, उसकी दहाड़े पूरे विला में गूंज गई। वह तौलिया लपेटे गुस्से में आग बबूला होकर बाहर निकला। उसके सिर पर नीले झाग का पहाड़ बना हुआ था और चेहरे पर ऑरेंज धब्बे उसे किसी जोकर जैसा दिखा रहे थे। ईशानी, जो नीचे नाश्ते के लिए जा रही थी, उसकी आवाज सुनकर वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कुराहट थी। अयान सीधा उसके कमरे के सामने रुका। दरवाजा खोलो ईशानी, अभी के अभी। ईशानी ने दरवाजे के पीछे से कहा। क्यों, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया? आज क्या किसी होली स्पेशल मिशन की तैयारी कर ली है? अयांश ने गुस्से में अपना माथा पीट लिया। मेरे शैम्पू में ये घटिया रंग और गोंद किसने मिलाया? मेरे बाल पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। ईशानी ने मासूमियत से जवाब दिया। ओह, शायद ये आपके अंदर के रंगीन मिजाज का असर होगा। आपने ही तो कहा था कि आप रातें रंगीन करते हैं, तो मैंने सोचा दिन भी रंगीन कर दूं। अयांश ने दांत पीसते हुए कहा। ईशानी, ये रंग और गोंद कैसे निकलेगा? मुझे आधे घंटे में क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी है। ईशानी खिलखिलाकर हंसी। मीटिंग? इस जोकर वाले शख्स में? बेस्ट ऑफ लक मिस्टर डॉन। और हाँ, अगर आपने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो मैं चिल्लाकर सबको बता दूंगी कि अयांश सिंघानिया को अपनी नई बीवी के कमरे में घुसने की इतनी जल्दी है कि बालों का रंग तक नहीं धोया। अयांश गुस्से में बेबस हो गया। उसका सिर बुरी तरह खुजला रहा था और चेहरे के धब्बे उसे दुनिया का सबसे बड़ा हास्यास्पद इंसान बना रहे थे। अयांश गुस्से से बड़बड़ाता वापस अपने बाथरूम में घुस गया। उसे उस रंग और चिपचिपाहट को निकालने के लिए 10 बार अपने बाल धोने पड़े। जब वह नीचे आया तो नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे। वह ईशानी को घूरता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठा। ईशानी ने उसे देखकर बड़ी मासूमियत से पूछा। अरे अयांश, आपके बाल कितने रूखे और अजीब लग रहे हैं। शैम्पू ठीक नहीं था क्या? अयांश ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मगर अवनी, जो पूरी स्थिति समझ रही थी, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। अयांश ने अब अपना बदला लेने का फैसला कर लिया था। वो ऑफिस की एक मीटिंग निपटाकर वापस आया और सीधा ईशानी के कमरे की तरफ गया। ईशानी इस वक्त हॉल में अपनी मामी के साथ बैठी थी। अयांश ने जेब से मास्टर की निकाली और उसका दरवाजा ठीक खोला। वह सीधा उसके बेडरूम में गया। उसने ईशानी के सारे महंगे शैम्पू, कंडीशनर और फेस वॉश उठाए और एक एक करके उन्हें फ्लश कर दिया। जब पूरा रैंक खाली हो गया तो वह इत्मीनान से मुस्कुराया। अब देखते हैं इस छोटी जासूस क्या करती है। शाम को जब ईशानी तैयार होने के लिए अपने कमरे में गई और बाथरूम का नजारा देखा तो उसकी चीख निकल गई। अयांश सिंघानिया! वह गुस्से से चिल्लाती हुई नीचे हॉल की तरफ भागी। अयांश वहां उन्हीं के साथ बैठकर कॉफी पी रहा था। ईशानी ने बड़ों की परवाह किए बिना सीधे उस पर हमला बोला। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? मेरे सारे महंगे प्रोडक्ट्स तुमने फ्लश कर दिए। अयांश ने लापरवाही से कॉफी का घूंट लिया। ओह, तो तुमने नोटिस कर लिया। मुझे लगा तुम अपने उन रंग बिरंगे घरेलू नुस्खों से ही काम चला लोगी। अवनी हैरत से उन दोनों को देख रही थी। ईशानी गुस्से से कांप रही थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह मुड़ी और किचन की तरफ भागी। वहां से केचप की एक बड़ी बोतल उठा लाई, इससे पहले कि अयांश कुछ समझ पाता। ईशानी ने पूरी बोतल उसके सफेद कुर्ते पर खाली कर दी। हॉल में सन्नाटा छा गया। अयांश, जो अब सिर से पैर तक लाल केचप में लथपथ था, उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक नाकाली बेयकीन हैरानी था। वह आहिस्ता से अपनी जगह से उठा। ईशानी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पीछे हटने लगी। अयांश ने एक कदम आगे बढ़ाया तो ईशानी पलटकर भागी। अयांश प्लीज, मेरा वो मतलब। वह बाथरूम की तरफ भागी जो हॉल के करीब था। अयांश उसके पीछे था। फर्श गीला था। ईशानी का पैर फिसला और वह गिरने लगी। इससे पहले कि उसका सिर फर्श से टकराता, अयांश ने एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया।
ईशानी सीधे उसके सीने से जा लगी। उसकी आंखें खौफ और हैरानी से खुली रह गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। आयांश केचप में भीगा हुआ था और ईशानी के कपड़े भी खराब हो चुके थे। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आयांश की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत थी। उसकी सांसें ईशानी के चेहरे से टकरा रही थी। माफिया, डॉन और गुंडा जैसे सारे शब्द ईशानी के दिमाग से गायब हो गए। उस पल उसे सिर्फ आयांश नजर आ रहा था, जिसकी नजदीकी से उसके पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ गई थी। आयांश ने ईशानी के चेहरे पर आई एक लट को हटाते हुए बेहद धीमी और गहरी आवाज में कहा, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना मिसेज आयांश सिंघानिया। मेरा बदला हमेशा इतना सीधा नहीं होता। यह कहकर उसने ईशानी को सीधा खड़ा किया और एक विजयी मुस्कान के साथ वहां से निकल गया। ईशानी वहीं खड़ी अपने कांपते हाथों और धड़कते दिल को संभालने की कोशिश करती रही। अयांश की नजदीकी उसके कपड़ों से आती, उसकी खास मर्दाना खुशबू और वह भारी आवाज सब उसके होश पर छा गए थे। उसे उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक ऐसी तपन नजर आई थी जिसमें वह पिघलने लगी थी। वह झुंझलाकर बाहर निकली। अवनी अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। ईशानी शर्म से लाल होती हुई अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल अब आयांश के लिए गुस्से से ज्यादा उलझन से भरा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशानी प्लीज दरवाजा खोलो। अवनी की आवाज थी। ईशानी ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा अब भी खौफ से सफेद था। अब क्या हुआ? अवनी ने घबराते हुए कहा। जैमिन, वह आज रात की फ्लाइट से आ रहा है। भाई ने उसे आज ही बुला लिया है। पापा से मिलने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है ईशानी। आज रात वह यहीं डिनर पर आ रहे हैं। ईशानी ने उलझन से अवनी को देखा। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? तुम्हारे भाई ने ही तो उन्हें बुलाया है। अवनी ने कांपते हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। तुम नहीं जानती ईशानी, मेरे पापा कितने सख्त हैं। वे मुझे मार डालेंगे। भाई ने उन्हें बुलाया तो है, पर पापा का मनाना नामुमकिन है। वो मेरी शादी सिर्फ अयांश भाई से ही करना चाहते थे। ईशानी को एक पल के लिए अवनी पर तरस आ गया। वह खुद अवनी को बचाने के लिए इस अवांछित शादी की बलि चढ़ी थी। मगर इस वक्त अवनी की आंखों में अपनी सच्ची मोहब्बत को खोने को जो खौफ था, उसे ईशानी नजरअंदाज नहीं कर पाई। तुम वाकई जैमिन से सच्चा प्यार करती हो। अवनी ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। ईशानी ने एक गहरी सांस ली। तो फिर हिम्मत करो, जाओ और अपने भाई से कहो कि वे अपने चाचा को संभालें। रात के खाने पर सिंघानिया विला में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। जैमिन, जो बेहद हैंडसम था, ड्राइंग रूम में आयांश के साथ बैठा था। वह ऊपर से शांत दिख रहा था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। आयांश खामोशी से उसे अपनी पैनी नजरों से देख रहा था। तो तुम हो वो जिसने मेरी बहन को मुझसे ज्यादा अहम समझा। जैमिन ने हिम्मत जुटाकर आयांश की आंखों में देखा। मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ आयांश, भागना नहीं। आज सबकी इजाजत लेने आया हूँ। आयांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। इजाजत तो तुम्हें मेरे चाचा से लेनी होगी, और वे बहुत जिद्दी इंसान हैं। तभी चाचा राजेंद्र और आयांश के पिता विक्रम सिंघानिया वहां दाखिल हुए। राजेंद्र जी ने जैमिन को सिर से पैर तक घूरा। कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि जैमिन कुछ कहता, आयांश बोल पड़ा। चाचा जी, इन्हें मैंने बुलाया है। ये जैमिन है और ये अवनी से शादी करना चाहते हैं। यह सुनना था कि ड्राइंग रूम में जैसे कोई धमाका हो गया। राजेंद्र सिंघानिया गुस्से से खड़े हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर नजर डालने की? अवनी जो कोने में खड़ी थी खौफ से कांपने लगी। राजेंद्र जी चीखे। अवनी, अंदर आओ। आयांश भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। चाचा जी प्लीज बैठकर बात कीजिए। बात अब बैठकर करने वाली नहीं थी आयांश। तुमने इस लड़के को यहाँ बुलाकर मेरी इज्जत दांव पर लगा दी है। आयांश के पिता विक्रम जी ने बीच बचाव किया। राजेंद्र, बैठ जाओ। और आयांश, ये क्या तरीका है? तुम्हें पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। आयांश ने ठंडे लहजे में कहा, पापा, मैंने अवनी को हमेशा अपनी बहन माना है और मैं उसकी खुशी की गारंटी लेता हूँ। मैंने जैमिन के बारे में सारी छानबीन की है। यह एक काबिल लड़का है और अवनी को खुश रखेगा। राजेंद्र सिंघानिया ने नफरत से कहा,
खुश रखेगा, क्या है इसके पास? मेरी बेटी सिंघानिया खानदान की इज्जत है। सुमित्रा देवी, जो अब तक खामोश थी, बोल पड़ी। राजेंद्र भाई, अयांश ठीक कह रहा है। जब उसने खुद अवनी से मना कर दिया है, तो अब जबरदस्ती का क्या फायदा? लेकिन उन्होंने अयांश को घूरा। इसका मतलब यह नहीं कि खानदान की नाक कट जाए। अवनी का तो तुमने रास्ता निकाल दिया, लेकिन तुम्हारी अपनी पत्नी ईशानी, तुम दोनों का विवाह हुए समय बीत रहा है और तुमने उसे अब तक पत्नी का मुकाम नहीं दिया। बाहर लोग बातें बना रहे हैं। विक्रम सिंघानिया ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। सुमित्रा ठीक कह रही हैं, इस समस्या का एक ही हल है। अगले हफ्ते शहर के सबसे बड़े होटल में एक शानदार समारोह होगा। अयांश और ईशानी की रिसेप्शन और विदाई की रस्में होंगी और इसी समारोह में हम अवनी और जैमिन का विवाह करेंगे और उसे विदा कर देंगे, ताकि दुनिया को यही संदेश जाए कि दोनों शादियां परिवार की मर्जी से हुई हैं। यह एक ऐसा फैसला था जिसे कोई टाल न सका। राजेंद्र जी को भी अपनी साख बचाने के लिए यह समझौता करना पड़ा। अवनी और जैमिन ने कृतज्ञ नजरों से अयांश को देखा, मगर ईशानी, जो यह सब दूर खड़ी सुन रही थी, उसकी दुनिया उजड़ने लगी। बाकायदा विदाई, इसका मतलब था इस गेस्ट रूम से निकलकर उस माफिया डॉन के कमरे में हमेशा के लिए शिफ्ट होना। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह भागकर अपने कमरे में आई और कांपते हाथों से अपनी माँ को फोन लगाया। मम्मा, मम्मा आप कहाँ हैं? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। उसकी माँ, जो कहीं शॉपिंग में बिजी थी, झुंझलाकर बोली, अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही है? ईशानी ने रोते हुए कहा, मम्मा, वे लोग अगले हफ्ते मेरी विदाई की रस्में और रिसेप्शन कर रहे हैं, उस खतरनाक आदमी के साथ। दूसरी तरफ फोन पर सन्नाटा छा गया और फिर उसकी माँ की चहकती हुई आवाज आई, क्या सच में? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ईशानी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुमित्रा दीदी ने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे वाह, मैं अभी तुम्हारे पापा को बताती हूँ और हम कल की फ्लाइट से आ रहे हैं। एक तरफ घर में अवनी और जैमिन की शादी की खुशियां थी। रस्में जोरों पर थी, अवनी की खुशी देखते ही बनती थी। दूसरी तरफ ईशानी को जबरदस्ती उन रस्मों में घसीटा जा रहा था। अपनी ही विदाई की तैयारियों के बीच अयांश ने पूरे हफ्ते ईशानी से एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस दूर से अपनी बर्फीली नजरों से देखता रहता, मानो अपने शिकार को पिंजरे में पूरी तरह बंद होते देख रहा हो। आखिरकार वह दिन आ ही गया। शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल रोशनी से जगमगा रहा था। स्टेज पर एक तरफ अवनी लाल जोड़े में जैमिन के साथ बैठी थी। उसकी आंखों में जीत और मोहब्बत की चमक थी। दूसरी तरफ उसी स्टेज पर ईशानी को अयांश के साथ बिठाया गया था। वह एक बेहद महंगे सिल्वर ग्रे कलर के डिजाइन गाउन में किसी गुड़िया जैसी लग रही थी, पर उसके चेहरे पर मायूसी छाई थी। अयांश एक डिनर सूट में था, उसकी शख्सियत का रौब पूरे हॉल पर हावी था। वो दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे, बशर्ते कि दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी ना कहा हो। ईशानी ने तिरछी नजरों से देखा। अयांश फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था, शायद अपने अगले धमाके की प्लानिंग कर रहा है। ईशानी ने सोचा। समारोह खत्म हुआ और विदाई का वक्त आया। अवनी अपने माता पिता से गले लगकर रो रही थी, पर वह खुशी के आंसू थे। जैमिन ने उसका हाथ थामा और उसे नई जिंदगी की ओर ले गया। उनके जाने के बाद सबकी नजरें अयांश और ईशानी पर टिक गईं। सुमित्रा देवी ने ईशानी का हाथ अयांश के हाथ में दिया। बेटा, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अयांश ने सिर्फ सिर हिलाया। गाड़ी में भी दोनों के बीच मौत जैसा सन्नाटा था। विला पहुंचकर सुमित्रा देवी और कुछ और औरतें उन्हें रस्मी तौर पर कमरे तक छोड़ने गई। यह अयांश का व्यक्तिगत बेडरूम था, जो किसी शाही स्वीट से कम नहीं था। उसे फूलों से महकाया गया था। परेशानी को लग रहा था जैसे वह फांसी के फंदे की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही घर वाले बाहर निकले और दरवाजा बंद हुआ, अयांश ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका। उसने एक नजर ईशानी पर डाली, जो भारी गाउन संभाले दरवाजे के पास बुत बनी खड़ी कांप रही थी। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट आई। तुम्हें अंदर आने के लिए क्या अलग से निमंत्रण पत्र चाहिए, मिसेस सिंघानिया? वह आगे बढ़ा। ईशानी डरकर 2 कदम पीछे हट गई। अयांश उसकी इस हरकत पर रुका,
पर कुछ कहे बिना अपनी घड़ी और कफलिंग्स उतारने लगा। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। इस दौरान कमरे से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि पूरा घर गार्ड से घिरा हुआ है और हाँ, मैं अपने दुश्मनों से बड़ी शक्ति से निपटता हूँ। यह कहकर वह बाथरूम में चला गया। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। दुश्मन, या मुझे दुश्मन कह रहा है, इसका मतलब साफ था। वह उस थप्पड़ का बदला लेने वाला था। उसने घबराकर इधर-उधर देखा। टेरेस का दरवाजा लॉक था। वह क्या करे? तभी उसकी नजर कमरे के कोने में बनी उसी विशाल लकड़ी की अलमारी पर पड़ी, जहां वह पहले भी छिपी थी। उसका दिमाग तेजी से चला। वह जानती थी कि यह बेवकूफी, पर उस वक्त उसे और कुछ नहीं सूझा। वह भागकर अलमारी के अंदर घुस गई और अपने भारी जोड़े को समेटकर अयांश के सूटों के पीछे छिप गई। अयांश जब बाथरूम से बाहर निकला तो कमरा खाली था। वह एक पल के लिए रुका और उसने अपनी आंखें घुमाई। बेड खाली, टेरेस बंद। वह मुस्कुराया। कितनी नादान हरकत है। वह सीधा अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने हैंडल घुमाया। वह लॉक नहीं था। उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा किसी कॉमेडी फिल्म जैसा था। ईशानी अपने भारी भरकम जोड़े के साथ सूटों के बीच उलझी हुई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे डर कर घूर रही थी। अयांश ने अपनी हंसी दबाई। मिसेस सिंघानिया, क्या तुम्हारा इस अलमारी के साथ कोई पुराने जन्म का रिश्ता है, या इसे क्या तुम इसे अपना मायका समझ रखा है? अयांश ने तंज कसा। ईशानी ने गुस्से में उसे धक्का देने की कोशिश की, पर उस भारी जोड़े में वह हिल भी न सकी। दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाना। अयांश ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर खींच लिया। वह सीधे उसके सामने फर्श पर आकर गिरी। बस, बहुत हुआ ये ड्रामा। आज तुम मुझे सच-सच बताओगी कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? ईशानी की आंखों में आंसू भर आए। समस्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? समस्या तुम हो अयांश। तुम एक कातिल हो, एक अपराधी हो, एक माफिया डॉन। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अयांश, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। अच्छा, तो ये बात है, माफिया डॉन। उसने आगे बढ़कर कमरे के मेन दरवाजे को लॉक कर दिया। ईशानी डरकर पीछे हटी। देखो, मुझे मारना मत। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया है, प्लीज। अयांश उसकी इस बात पर ठहाका मारकर हंस पड़ा। मारना? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? लेकिन हाँ, आज मैं तुम्हें एक चीज जरूर दिखाऊंगा। वह दीवार की तरफ बढ़ा जहाँ एक विशाल पेंटिंग लगी थी। उसने पेंटिंग हटाई तो पीछे एक डिजिटल तिजोरी थी। ईशानी की सांसें रुक गई। अब ये पिस्तौल निकालेगा। अयांश ने तिजोरी का पासवर्ड डाला और वह खुल गई, मगर अंदर पिस्तौल नहीं थी। एक फाइल, एक आईडी कार्ड था। उसने वह दोनों चीजें बेड पर ईशानी के सामने फेंक दी। ये क्या है? ईशानी ने कांपते हाथों से कार्ड उठाया। उस पर अयांश की फोटो थी, मगर नाम की जगह लिखा था मेजर अयांश सिंघानिया और नीचे छपा था रक्षा मंत्रालय, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो। ईशानी ने बेयकीनी से फाइल खोली। उसमें उन धमाकों की जानकारी थी जो दरअसल आतंकवादियों के ठिकानों पर किए जाने वाले गुप्त ऑपरेशंस थे। ईशानी ने सिर उठाकर अयांश को देखा। ये क्या है? यह झूठ है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। मैं सिंघानिया ग्रुप का सीईओ दुनिया के लिए हूँ ईशानी। अयांश ने अपनी बात काटते हुए कहा। लेकिन मेरा असली काम इस देश की हिफाजत करना है। मैं एक अंडर कवर एजेंट हूँ। ईशानी का सिर चकराने लगा। तो वो पिस्तौल, वह मेरा सर्विस रिवॉल्वर है, और वो धमाके, वे देश के दुश्मनों के खिलाफ हमारे ऑपरेशंस थे। जिस दिन तुम अलमारी में छिपी थी, मैं एक बहुत बड़े हमले को रोकने की योजना बना रहा था। ईशानी को धुंधला सा याद आया कि उसने देश की सलामती जैसे शब्द भी सुने थे, पर उसका ध्यान तो सिर्फ धमाके पर था। वह शर्म से लाल हो गई। उसने इतने दिनों तक इस जाबाज ऑफिसर को क्या कुछ नहीं समझ लिया था। तो जो तुम ऑफिस में कहा था, रातें रंगीन करने वाली बात। अयांश ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो तो मैंने तुम्हें सिर्फ छेड़ने के लिए कहा था, मेरी छोटी जासूस। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी हिम्मत कितनी है, पर तुमने तो सच में थप्पड़ ही जड़ दिया। ईशानी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। तो यह शादी, यह मजबूरी, यह बदला,
अयांश का लहजा अब कोमल हो गया। वह बेड पर उसके पास बैठ गया। जिस दिन तुमने वह बातें सुनी थी, तुम मेरी सुरक्षा के दायरे में आ गई थी। मेरे दुश्मन तक तुम पहुंच सकती थी। मुझे तुम्हें अपनी सुरक्षा में रखना था और तुम पर नजर रखने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था कि तुम्हें अपनी पत्नी बना लूं। ईशानी ने उसकी आंखों में देखा और वह जो कहा था कि थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। अयांश ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में अब वह बर्फीली ठंडक नहीं, बल्कि एक गहरी तपन थी। उसकी कीमत तुमने मेरी पत्नी बनकर चुकाई है और अब पूरी जिंदगी मेरे साथ रहकर चुकाओगी। ईशानी फूट फूट कर रो पड़ी, पर ये खुशी के आंसू थे। वह उसके गले लग गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें क्या क्या समझ लिया। अयांश ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, मुझे माफी नहीं चाहिए ईशानी, मुझे मेरा बदला चाहिए। ईशानी ने उलझन से उसे देखा। अयांश ने उसके कान में फुसफुसाया, वह थप्पड़ तुमने मेरे बाएं गाल पर मारा था, बदले में मुझे यहाँ एक किस चाहिए। ईशानी शर्म से लाल हो गई और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। अयांश हंस पड़ा। उसने ईशानी का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंसुओं से भीगी आंखों को देखा। फिर वह धीरे से झुका और उसके होठों को चूम लिया। यह चुंबन सारी गलतफहमियों का अंत था। उसने ईशानी को अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे की तेज रोशनियां बंद कर दी। मुझे माफी नहीं चाहिए ईशानी, मुझे बस तुम चाहिए, आज और हमेशा। ईशानी ने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। उस रात उस माफिया डॉन की बाहों में वह दुनिया की सबसे सुरक्षित औरत थी। अगली सुबह जब ईशानी की आंख खुली तो अयांश तैयार हो रहा था। वह आज भी बिजनेस सूट में था। ईशानी ने मुस्कुराकर उसे देखा। आज का क्या इरादा है, बिजनेस मीटिंग या देश बचाना? अयांश ने मुड़कर उसे देखा और एक आंख मारी। आज का दिन सिर्फ मेरी पत्नी के लिए है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।